नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 के मॉडल पेपर हिंदी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। इसका सही उत्तर होगा वो होगा मूर्धा। यानी मूर्धन्य स्व का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ है? मूर्धा। कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है, कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है। तालु से तो वर्ग का, ओठ से प वर्ग का उच्चारण होता है। अब आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन हर्ष स्वर है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओ। कौन होगा? ओ। हर्ष स्वर कौन है? वो। और आ, ऐ, दीर्घ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है ये तीनों। और अकेले ओ जो है वो क्या है? हर्ष स्वर, यानी इसके उच्चारण में कम समय लगता है हर्ष स्वर में, और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। योजक चिन्ह का प्रयोग दो समान अर्थ वाले शब्दों को एक साथ लिखने में किया जाता है। जैसे कि इसका प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? वो होगा विलीन। ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकलते हैं और जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। इसका क्या होगा सही? ऑप्शन ए, यानी कि अल्पप्राण कहते हैं। जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे महाप्राण कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब यह कहलाती है, तो यह क्या कहलाएगी? युग्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युग्मक कहलाएगी। जब एक ही ध्वनि द्वित्व यानी दो हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? युग्मक कहलाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद होता है, इसका महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ उत्सव। क्या होगा? महाजोड़ उत्सव। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यशः जोरदा की संधि है, किसका संधि है? तो ये किसका होगा? यशोदा का संधि होगा, यानी कि विसर्ग और अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। विसर्ग जोड़ आ मिलकर क्या बनेगा? अ जोड़ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा? प जोड़ अन। इसका सही उत्तर क्या होगा? प जोड़ अन। पवन का संधि विच्छेद प जोड़ अन। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका होगा पूर्ण विराम, यानी कि इस प्रकार का जो वाक्य के लास्ट में जो लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ से कोई भी क्या हो, वाक्य का अंतिम रूप हो और वहाँ से दूसरे वाक्य की शुरुआत हो, वहाँ पर क्या होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? क्या कह रहा है? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण? तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कीर्तन कौन सी शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कौन सी शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कीर्तन कौन सी शब्द है? पुल्लिंग शब्द है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस शब्द का उदाहरण? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्त्रीलिंग का। एकता किस शब्द का उदाहरण है? इसका लिंग क्या होगा एकता शब्द का? तो स्त्रीलिंग होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कुंजरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कुंजरीन। क्या होगा? कुंजरीन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? डी, कुंजरीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक, शुद्ध वाक्य कौन है? हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, परि। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के, उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसके शब्द में परिवर्तन करता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय कहते हैं। अब है, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा अक। कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय है। अक, यानी कि प्रत्यय वह शब्द है जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग, उपसर्ग शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगता है, यानी पहले लगेगा उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग, और बाद में जो लगेगा उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। अब अगला प्रश्न, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3। रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन रहेगा? रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक, रूढ़ शब्द, रूढ़ और योग रूढ़। बनावट के दृष्टि शब्द इन प्रकार के यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है तो कौन होगा? ये दूध वाला होगा। यौगिक शब्द कौन होगा? दूध वाला होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव कौन होगा? आग होगा, जो संस्कृत से, वैसा शब्द जो क्या हो? संस्कृत से बना हुआ, संस्कृत का शब्द हो और हिंदी में उसका प्रयोग होता है, उसे तद्भव कहेंगे। ठीक, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो क्या होगा? संस्कृत का वैसा शब्द जिसका हूबहू हिंदी में प्रयोग उसी ढंग से हो, उसे कहेंगे तत्सम शब्द कहेंगे। तो क्या होगा? खरपर। इसका सही जवाब क्या होगा? खरपर। ठीक, तत्सम किसी के संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में या दूसरे अन्य भाषाओं में ज्यों कहते हुए प्रयोग होता है, उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। अब अगला प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो यह होगा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक, अब अगला, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 6। सर्वनाम कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? तो इसका होगा अनिश्चय सर्वनाम का, यानी कि कुछ, कोई, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या होगा?
और निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें कुछ लगा हुआ इसलिए करिए और निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा? बढ़िया लिखना। यानी कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बढ़िया लिखना। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा मूर्ख धनवान। इसका सही जवाब क्या होगा? मूर्ख धनवान। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन है, यानी कि जो गलत है उसको इसमें बरतने की दृष्टि से कौन अशुद्ध है उसको देखना है। तो इसका सही जवाब होगा चिड़िया। चिड़िया कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा, दीर्घिकार होगा और हर्षिकार इसलिए लेकर ये अशुद्ध है। तो सही उत्तर क्या होगा? चिड़िया। सही क्या है? ऐसे लिखाएगा। ठीक। अगला देखते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। कौन है? दामिनी। अगला देखते हैं। पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बादल का। पयोधर किसका है? बादल का। और पर्वत का होता है हिमालय। सूर्य का दिनकर, रवि। जल का पानी, नीर। ये सब होगा पर्यायवाची शब्द। अगला देखते हैं। कुटिल शब्द का विलोम है। इसका सही जवाब होगा वो होगा सरल। कुटिल का क्या होगा? सरल। अगला देखते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नामबोधक क्रिया। क्या होगा? नामबोधक। यानी कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहेंगे? नामबोधक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो यह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। रामचरितमानस, महाभारत, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक है जिससे जाति भर का बोध होता है। जिससे क्या होगा? पूरे जाति का बोध होगा। जैसे नदी, पुस्तक, ये सब क्या? पूरे जाति का बोध होता है। द्रव्यमान वाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्यमान वाचक में कौन आएगा? जिसको मापा या तोला जाता है। जैसे तेल, घी, चावल, ये सब क्या होगा? द्रव्यमान द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक क्या होगा? जिससे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं भाव के माध्यम से। जिससे हम छू नहीं सकते, जिससे हम महसूस कर सकते हैं। जिससे में क्या होगा? प्यार, बुढ़ापा, जवानी, ये सब होगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या है? सिंदूरी। प्रविशेषण किसके लिए आया है? ये विशेषता तो लाल बता ही रहा है सेब का, लेकिन उसके लिए भी और कैसी लाल है? तो सिंदूरी लाल है। इसलिए कर ये इसका सही ऑप्शन होगा। प्रविशेषण कहलाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण है? क्या होगा? ये होगा चार गज। परिणाम वाला जो कि किसी परिणाम का बोध कराता है उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। क्या होगा? चार गज। क्या होगा? ये परिणाम को बताता है। चार गज एक माप की इकाई है गज। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ये होगा। अगला देखते हैं। जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में उपमा उपमेय या विशेष्य विशेषण का संबंध से क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक। अब अगला प्रश्न है। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? इसका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसके बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। ऐसे लिखा था ये सीता राम। ये योजक चिन्ह जो है
उसी से पहचान होता है कि कौन होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक, द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, जैसे कि पंचवटी, पंचवटी, त्रिभुज, षष्ठकोण, षष्ठकोण, ये सब क्या होगा, द्विगु समास होगा। बहुब्री समास कौन होता है, जो कि दूसरे अर्थ को धारण करता है। नन समास होता है जिसमें कि नकारात्मक बोध कराता है, ये नन समास कहलाता है। अब अगला है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो ये कौन होगा, अभी तो बताए थे कि द्विगु समास होगा, जो कि संख्या का बोध करता है। पंचवटी, चौवटिया, त्रिभुज, ये सब कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अब अगला प्रश्न है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो होगा क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है जिसमें कि किसी को किसी प्रकार काम करने के लिए आज्ञा दिया जा रहा है, कौन होगा, तुम सदा बोलो, ये होगा, इसमें आज्ञा दे रहा है, सदा बोलो, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, ये भी कुछ देर पहले ही किए थे, कितना होगा, जो 3 भेद होगा, कितना होगा, 3, कौन, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है, तो इसका सही जवाब होगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यहाँ से ये मिश्र वाक्य, 2 वाक्य है जो कि 2 के माध्यम से क्या है, मिला हुआ है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, रात और संध्या के बीच के बेला को क्या कहा जाए, को वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा, गोधूली, यानी गोधूली आपके पाठ्य पुस्तक का नाम भी है गोधूली। और किस लिए है गोधूली का लिए, गोधूली किसके लिए, रात और संध्या के बीच के जो बेला होते हैं क्या, गोधूली। इस समय क्या होता है, आकाश में लालिमा फैली रहती है, सूर्य अस्त होने को जा रहा होता है, और जो भी किसान या चरवाहे लोग होते हैं वो अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। और जो उस समय सब लोग लौटते हैं या पशुधन चर कर वापस आते हैं, इससे जो धूल उठती है और प्रकाश में जो लालिमा रहती है, वो देखने का दृश्य अलग ही रहता है। अगला प्रश्न है, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है, इसका सही जवाब होगा क्या, 3 तेरा करना, यानी कि रात भर चिंता में रहना, 3 तेरा करना। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विशेषण। क्या कर रहा है, शेर के समान बलवान, क्या होगा, तो विशेषण का पदबंध है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो सही जवाब होगा वो होगा डी, भूलना, यानी कि ने कारक का जो ने चिन्ह है वो कर्ता भूलना के साथ नहीं लगता है। ठीक, एक या अनेक बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे वचन, यानी नंबर, यानी कि एक या अनेक बोध करने वाले शब्द को कहते हैं वचन कहते हैं। हिंदी वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला देखते हैं, माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो यह होगा संप्रदान कारक का उदाहरण। किसका होगा, संप्रदान कारक का उदाहरण, बच्चे, माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, संप्रदान कारक का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व
प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका सही जवाब होगा वो होगा किसका है, बेरोजगारी का। ये पाठ्य पुस्तक गोधली के गद्य भाग के अध्याय 1 से प्रश्न लिया गया है, जातीय प्रथा और विभाजन से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है, तो क्या है, कुछ शेफाली उसकी एक बेटी का नाम है, क्या नाम है, शेफाली। अब अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाषण। क्या होगा, भाषण। भारत से हम क्या सीखे का लेखक कौन है, मैक्स मुलर। और कौन सी विधा, साहित्य कौन सी विधा है, तो भाषण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी हो भारतीय भाषा लगभग देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लेखक की पत्नी निर्मला जो है बहादुर से कहता है। बहादुर शीर्षक का लेखक कौन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा निर्गुण संत भक्ति धारा के। गुरु नानक निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्त कबीर खान किस छंद में सिद्ध हैं, तो ये होगा, इसका सही जवाब होगा वो होगा सवैया में। किसमें, सवैया में। अगला है, कवि गणानंद किस मार्ग को अतिशोधो कहते हैं, किसको कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा प्रेम मार्ग को। कवि गणानंद किस मार्ग को अतिशोधो कहते हैं, तो प्रेम मार्ग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक, अब अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्राम्य से संकलित भारत माता ग्राम वासनी, जो कि पदभक्का का शीर्षक इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब अगला प्रश्न है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो ये होगा खेत खलिहानों में। जनतंत्र के जन्म में यह बात लिखा गया, आज के देवता कहाँ मिलेंगे, खेत और खलिहानों में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। ये राष्ट्र कवि भी हैं। B.R. नारायणन ने किस कहानी का अनुवाद किया है, इसका सही जवाब होगा वो होगा दहीवाली मगम्मा का। ठीक, अब अगला प्रश्न है, मंगू को जूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो यह जो बात बोली है मंगू के लिए कौन बोली है, मंगू की बड़ी बहन बोली है। किसको, मंगू की माँ को, अपनी माँ को बोल रही है, उसकी बड़ी दीदी। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में बिछड़ गई, इसका सही जवाब होगा अच्युत्य। अच्युत्य क्या थी, लक्ष्मी का बड़ा बेटा था। वो बाढ़ के समय बांधने गया था, उसी
से बिछड़ गई थी। अब अगला प्रश्न है, बलियम्मा गांव का बली अम्माल के गांव का क्या नाम था? इसका सही जवाब होगा वो होगा डी। अगला देखते हैं, धरती कब तक होंगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा राधा। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? राधा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस शीर्षक से? तो इसका हिरोशिमा आंसर क्या होगा? हिरोशिमा। किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञा द्वारा लिखा गया हिरोशिमा। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुंवर नारायणन। अगला प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? जिसका जो सही जवाब होगा वो होगा कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। ठीक। यह पंक्ति जो लिया गया है किससे? मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है। अगला है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है? किसके बिना है? तो भक्त के बिना भगवान भी क्या है? असहाय है। अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता के कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर बिहार में अनामिका का जन्म हुआ था। अक्षर ज्ञान की लेखिका है। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथम अक्षर क्या है? इसका सही जवाब होगा वो होगा पहली विफलता पर छलके आंसू। क्या होगा? पहली विफलता पर छलके आंसू अक्षर ज्ञान से लिया गया है। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गरीब बस्तियों में। अगला प्रश्न है, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे? संगीत में कचौड़ी। क्या कहते थे? संगीत में कचौड़ी कहते थे। और बिस्मिल्लाह खां क्या है? एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म डुमरा में हुआ था। बिहार के डुमरा में बक्सर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाता है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? इसका सही जवाब होगा वो होगा, कौन कहती थी? तो दीदी कहती थी। कौन कहती थी? दीदी कहती थी। यानी कि कोई भी मछली जो मर जाता है उसकी आंखों में परछाई नहीं दिखती है देखने पर। कौन कहती थी? दीदी कहती थी, लेखक की दीदी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यान, जो कि हिरोशिमा के लेखक हैं। निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? इसका सही जवाब होगा वो होगा एक वृक्ष की हत्या। क्या होगा? एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है, मंगम्मा किसके मन को वश में करने की 3-4 गुण माँ जी को बताती है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा पति के। ठीक। अगला प्रश्न है, सीता अपने 2-4 पूर्व पलों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? कहाँ से निकल गई? तो ये होगा, इसका सही जवाब होगा घर से निकल गई। कहाँ से निकल गई? घर से निकल गई।
अब अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? इसका जो सही जवाब होगा सातकड़ी होता। कौन होगा? सातकड़ी होता। अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह कहाँ, वह हंस किसका होगा? किसका होगा? तो यह हंस होगा किशोरी का। किसका होगा? किसी किशोरी का होगा। जीवनानंद दास बंगाल के प्रसिद्ध कवि हैं। जीवनानंद दास बंगाल के प्रसिद्ध कवि हैं, पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए? तो इसका जो होगा डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा पहले दी जानी चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभिमन्यु शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा जैसी तुम कविता हो। अगला है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो ये होगा, इसका सही जवाब होगा अपनी अम्मा को, नहीं अपनी माता को वो सबसे बड़ा जज मानते थे बिरजू महाराज। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आसमान का। ढहते विश्वास शीर्षक लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो जाता है? तो आसमान का। इसमें ढहते विश्वास जो है ये उड़ीसा में हर साल बाढ़ के कारण जो वहाँ पर क्षति होती है उसके बारे में बताया गया है, और महानदी में जो बाढ़ आती है उसे जो प्रलय होती है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्थल स्कोप की सहायता से। अगला प्रश्न है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। इसका जो सही जवाब क्या होगा? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर खान को किसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? इसका सही जवाब होगा विट्ठलनाथ। क्या होगा सही उत्तर? विट्ठलनाथ। यानी 252 वैष्णव वार्ता के अनुसार कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा जिसने दिया? तो विट्ठलनाथ ने दिया था। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? क्या होगा? जनता है। कौन है? जनता। जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म बेगूसराय, इनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ है। ये भारत के राष्ट्र कवि हैं। अब अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफल होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा हिंसक भावनाएं। कौन होगा? हिंसक भावनाएं। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्रा पटना को नगर कहने की जानकारी
मिलती है। क्या होगा? ऑप्शन डी। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कभी जवाब देता। इसका सही जवाब होगा दोस्त। कभी जवाब क्या देता था? दोस्त। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डॉ के अंगवा के डॉ को क्या समझता है? क्या समझता है? तो इसका सही जवाब होगा माँ समझता है। क्या समझता है? माँ ने कि अंगवा के जो गोद में ये बिंदु है इसे समझता है उसका बेटा, और डॉ को उसका माँ समझता है। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोलार, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में हुआ था। उसका कहते हैं, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाथ का रुमाल फटका कर। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज के शिष्य रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, नट रंग का। अगला प्रश्न है, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट दिखाया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संस्कृत। किस बात क्या होगा? संस्कृत होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बांग्ला, क्योंकि इनका जन्म ही बंगाल के कवि ही थे, ये पश्चिम बंगाल के। ठीक। और इनका एक लौट कर आऊँगा फिर कविता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना है? तो इसका क्या होगा? दधीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ, जो कि इंद्र के पास है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा जी, जिनका उपनाम क्या है? अज्ञा है। तो चलिए आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहिए इसी के साथ, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।